अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। ईरान और इसराइल की जंग हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद सख्त हमले एक दूसरे पर जारी हैं और आज भी बड़े सख्त हमले किए गए हैं इसराइल की जानिब से भी और ईरान की जानिब से। तो ऐसे हमले किए गए हैं कि तबाही के मनाजिर जो पहले नज़र नहीं आ रहे थे वो आज नज़र आ रहे हैं। ईरान ने बड़े टारगेटेड हमले किए हैं। सिज्जील मिसाइल उसका वो उसने फायर किया है, जो वॉरहेड उसके अंदर जो होता है वो होता है और लगता यह है कि अब मज़ीद शिद्दत आएगी इन हमलों में अगर जंगबंदी नहीं होती। जंगबंदी के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इशारे ज़रूर मौजूद हैं। और कल जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस मुलाकात से पहले सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की थी, उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा था कि अब ईरान ने बहुत देर कर दी है, अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते, अब ईरान वाइट हाउस आना चाहता है लेकिन मैंने मना कर दिया है। हालांकि ईरान कभी भी वाइट हाउस पिछले गुज़िश्ता 20-30 सालों में तो नहीं आया। किस किस्म का ये पैगाम था, किस किस्म का बयान था, इस पर जमागोइयाँ हो ही रही थी। लेकिन जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद की जो उनकी गुफ्तगू है उसमें उन्होंने कहा कि वो ईरान पर हमला करने या जंग में बरह रास्त शामिल होने के हवाले से अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया और अभी भी उम्मीद बाकी है कि मुज़ाकरात हों। साथ ही साथ फिर ये भी खबर आ गई कि यूरोपीय वज़राए ख़ारजा, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, बरतानिया है, इस खबर में कहा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल फैसला कर चुके हैं इस जंग में बरह रास्त शामिल होने का या ईरान पर हमला करने का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा कोई फैसला मैंने नहीं किया, अमरीकी अखबार को पता भी नहीं कि मैं क्या सोच रहा हूँ ईरान के बारे में। तो मुज़ाकरात एक तरफ शुरू हो चुके हैं, दूसरी तरफ तबाही के मनाजिर हैं, तीसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अभी तक फैसला भी नहीं कर पाए बल्कि अब बैक होते नज़र आ रहे हैं, चौथी तरफ मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे आज। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि आज जो पहले मैं आपको सुना देता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब जो ये कि अमेरिका जो है वो अमेरिकी अवाम उनके सपोर्टर हैं और हम नहीं चाहते लड़ाई, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार हो। तो ईरान न्यूक्लियर हथियार रखना भी नहीं चाहता, उसका प्रोग्राम भी नहीं है। तो अमेरिकी सदर को एक रास्ता मिल रहा है यहाँ से बाइज्जत निकलने का, उनकी गुफ्तगू सुनिए। तो अमेरिका अनडिसाइसिव है और वो कुछ भी फैसला कर सकता है और अभी तो मुज़ाकरात होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में आज मौलाना फजल रहमान साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि अब खुल के पाकिस्तान को ईरान के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। जो जंग चाहते थे उनका मुस्तकबिल क्या होगा, यानी नेतन्याहू और कंपनी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब। हम दोनों मौजूद मेहमानों से दिफाई तज्जिया लेंगे। थोड़ी देर में साबिक़ सिफारतकार जौहर सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सर, जिस तरह के हमले अब देखने में आ रहे हैं, सिज्जील उसने फायर किया है ईरान ने और उसने बड़ी तबाही मचाई है और पहले ऐसे मनाजिर इसराइल से नज़र नहीं आ रहे थे। इसराइल में मीडिया का ब्लैकआउट भी है, ईरान के मुकाबले में ज़्यादा वहाँ पर सख्तियाँ हैं, लेकिन अब वहाँ से भी मनाजिर आने लगे हैं और भरपूर तबाही के मनाजिर नज़र आने लगे हैं। और फिर इस हद तक हो गया है कि अब इसराइल ये कह रहा है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई को निशाना बनाना अब उसके लिए लाजमी हो गया है। तो वो बहुत ही परेशानी के आलम में। हम उधर से मनाजिर देख रहे हैं कि लोग बंकरों में छुप रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो कश्तियों में बैठ के भाग रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वो एयरपोर्ट्स पर भाग रहे हैं, सायरन बजते हैं तो वो ज़मीनों पे लेट जाते हैं। तो इस तरह का हाल है इस वक्त इसराइल के अंदर। क्या ये जंग रुख इख्तियार करने जा रही है और ईरान का इसमें जो मुकाबला करना है और उससे हैरानी हो रही है अभी भी आपको? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। नजर आ रहा है कि अमेरिका हो, इसराइल हो या उनके इत्तेहादी हो, वो इस वक्त एक पैनिक की स्टेट में है, क्योंकि जो इसराइल के साथ ईरान ने पिछले 6 दिनों में कर दिया, ये कभी इनको ख्वाब में भी इनको ऐसी बात नहीं, ये सोच सकते थे कि इनके साथ क्या हुआ और क्या होगा और क्या हो रहा है। कि लोग हम ये कहते हैं कि जो हमने इमेजेस देखे हैं गजा के पिछले 2 साल में, टोटल बर्बादी, तबाही, जब तेल अवीव के हम वो इमेजेस देखते हैं, जेन्युइन इमेजेस की बात करो, मैं कहता हूं कि ईरानियंस ने अपनी डिटर्मिनेशन और जो उनकी रेजोल्यूशन है और उनका जो ईमान, जज्बा ईमानी है, उन्होंने कमाल करके रख दिया है।
अनकंडीशनल सरेंडर की अब कोई बात नहीं हो रही। लोग समझ रहे थे अमेरिका और ये कि जनाब इनको खूब बमबारी होगी और इनके टॉप लीडरशिप को मार दिया जाएगा, जो उन्होंने किया भी, और फिर ये हथियार डाल देंगे, सरेंडर की बात करेंगे, फिर रिजीम चेंज भी हो जाएगा। वो ईरानियंस को उन्होंने टोटली अंडर एस्टिमेट किया। ये कोई सद्दाम हुसैन वाला इराक तो नहीं है ना कि जहां पे बहुत कुछ कहा गया, दी यूएस फोर्सेस और कोलिशन फोर्सेस दे जस्ट मूव्ड इन। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि इस वक्त कोशिश यही है कि किसी तरह इस मामले को इसराइल को बचाया जाए, और वो एक ही तरीका है कि ब्रिंग ईरान बैक ऑन दी न्यूक्लियर डायलॉग टेबल। अब यहाँ पे पाकिस्तान का रोल क्यों इतना अहम हो गया? इसलिए कि पाकिस्तान ने अपनी एज ए रीजनल स्टेबलाइजर ये इस बात को मनवा लिया। तमाम लोग मानते हैं कि जनाब खित्ते में अगर आपको अमन चाहिए, अगर अमेरिका में और अपना ईरान के दरमियान में अगर ऑनेस्टली मीडिएशन या सालसी का किरदार करना है, वो भी पाकिस्तान करेगा। क्योंकि अमेरिका के देखिए कि पाकिस्तान के अंदर उन्होंने हालिया जो इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और जिस तरह हमने इंडिया को जवाब दिया और उनको हैंडल किया है, तो वो समझ गए हैं कि भाई ये पाकिस्तान जो है ये बड़ा जबरदस्त रोल जो है अदा कर सकता है इन ब्रिंगिंग ईरान को मोटिवेट करना, ईरान को एंगेज करना कि जनाब ये जंग का जो है अपना रास्ता ये तबाही का रास्ता है, और एक सीज फायर हो जाए, अनकंडीशनल सीज फायर जी, जिसमें ये रजीम भी कायम रहेगी। और जाहिर बात है न्यूक्लियर के ऊपर जो डायलॉग होना है, जो उसके ऊपर एंड रिजल्ट होना है, वो ठीक है, वो बातचीत होगी तो उसमें जो फैसला होगा वो ईरान को भी कबूल होगा। लेकिन बात मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान में मीडिएशन कराई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका को एक सेफ एग्जिट दिलवाया था आज से 4 साल पहले, जब उन्होंने अफगानिस्तान से निकले इनखला हुआ था। कैसे हमने अफगान तालिबान का दोहा में जो अमेरिका के साथ मजीद इतने लंबे मुज़ाकरात हुए थे, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। और कल भी पाकिस्तान का एक रोल अब इमर्ज हो रहा है। कल डोनाल्ड ट्रंप ने भी सर ये कहा ना, उन्होंने भी कहा कि जितना अच्छा फील्ड मार्शल साहब और पाकिस्तान ईरान को जानते हैं, इतना अच्छा दुनिया में कोई भी नहीं जानता। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है सर। पाकिस्तान कह रहा है कि हम जंग के साथी आपके नहीं हो सकते, हम आपके अमन के साथी हो सकते हैं। पाकिस्तान का भी ये पैगाम है। अब पाकिस्तानी हुकूमत है जी सर। एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। ईरान का भी बड़ा इत्मीनान है पाकिस्तान पे, इसलिए कि उन्होंने देख लिया है कि हिंदुस्तान ने, उनकी रॉ ने और इसराइली मोसाद ने मिलके जो वहां पे सीन क्रिएट किया ईरान में और अपने सेल्स के थ्रू जो साजिश की और ईरान की टॉप लीडरशिप को की साजिश के तहत उनको हलाक करवाया, उनको शहीद करवाया, टारगेटेड जो किलिंग हुई थी। तो अब वहां से भी इंडियन का इनखला हो रहा है ईरान में। तो ईरान हैज रियलाइज कि पाकिस्तान जो है वो एक सिंसियर और मुखलिस दोस्त भी है, नेबर भी है, ब्रदर इस्लामिक नेबर भी है। सर तो नारे लगे हैं वहां पर, वहां नारे लगे हैं, वहां की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे हैं वहां की पार्लियामेंट में। तो उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को बहुत पसंद किया है। पाकिस्तानी वो मुल्क है जो चीन के भी करीब है, पाकिस्तानी वो मुल्क है जो ईरान के भी करीब है, पाकिस्तानी वो मुल्क है जो सऊदी अरब के भी करीब है। तो पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है इसके अंदर। तो मगर एयर वाइस मार्शल साहब, जैसा कि हमने वहाँ के मनाजिर देखे, ये इस तरह की जंग का यकीन कीजिए कि शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि, आपसे ख़ास तौर पर इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस वॉर है और इसमें या तो एयर डिफेंस है या एयर स्ट्राइक्स हैं। तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि सर वो आयरन डोम, वो 1 2 3 4 लेयर का दिफाई निज़ाम, वो उर्दून, वो अमेरिका, वो बरतानिया, वो सब के सब ढेर हो गए। बहुत शुक्रिया जी। वाकई बहुत सरप्राइजेज़ मिल रही हैं, दुनिया को भी मिल रही हैं और एग्रेशन करने वालों को भी मिल रही हैं। पहले हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें भारत समेत सारी दुनिया को बड़ी सरप्राइजेज़ मिली, और उसके बाद अब जैसे ईरान सरप्राइजेज़ दे रहा। बिल्कुल इसका यही करें। देखिए, जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, उसमें जो सरप्राइज अटैक पहले करते हैं उसको कहते हैं कि जी एक मेजर उसका जो विक्ट्री है उसका एक तरह से उसके लिए हो जाती है कि उसने सरप्राइज अचीव किया।
लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने जैसे रिस्पॉन्ड किया इंडियन एग्रेशन के बावजूद, उनकी जो सरप्राइज़ उन्होंने पहले किया उसके बावजूद हमने जो रिस्पॉन्स दिया, उसका इफ़ेक्ट इस तक पूरे रीजन के ऊपर नहीं, ग्लोबली उसका इम्पैक्ट हो रहा है, जो अभी बात भी की गई ब्रिगेडियर साहब ने। और अभी देखें, ईरान को तो मैं इसलिए विद एवरी डे पासिंग उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उसकी एयरफोर्स नहीं थी एट ऑल स्ट्रॉन्ग। एक जैसे अभी आपने कहा कि एक इससे डिस्टेंट वॉर, जहाँ से मिसाइलों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जो इजरायली जहाज़ हैं उनको तो हर कोई सपोर्ट देने वाला है, टैंकर्स भी हैं उनके, जो समंदर पे उनके एयर डिफेंसेस हैं, जो साइप्रस के ऊपर उनके डिफेंसेस हैं, वो सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि पड़ोसियों इत्तेहादियों की तरफ से एयर रिफ्यूलिंग कराई जा रही है। और मैं तो कहता हूँ उनका मल्टी लेयर डिफेंस था जो है इसराइल का। उसका पहली जो लेयर थी वो शिप्स थे, वो कैरियर्स थे, वो डिफेंसेस थे, वो साइप्रस के ऊपर जो अमेरिकी और बरतानिया के अड्डे थे। और मादरत खात मैं कहूँगा कि दूसरी उसकी एक जो लेयर थी वो उसके नेबर थे, जो इधर से इधर मिसाइल जाने दे रहे थे, इधर से इधर जाने नहीं दे रहे थे। दैट्स अ फैक्ट। और उसके बाद उनका सो कॉल्ड आयरन डोम था। तो भाई ये वही बात है। हम जब शुरू में एक दो ड्रोन हमारे इधर वॉल्टन में इधर आके गिरे तो हमने कहा भाई कुछ ना कुछ प्रोजेक्टाइल दे विल गो थ्रू योर डिफेंसेस। लेकिन ये कमाल किया है कि अपने शुरू में एक बड़ी सीरियस हिट, देखिए जो इजराइल ने पहला इम्पैक्ट किया था, उनके कमांडर्स को शहीद किया और उनके इंस्टॉलेशन को और उनकी एयर को, वो काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस था जो हो सकता था जी। लेकिन ये बड़ी बात है कि ईरान उससे संभल गया और सिर्फ 24 घंटों में, विदाउट एनी एयरफोर्स, सिर्फ 24 घंटों में, बिल्कुल। और हर गुजरते दिन के साथ आपने शजील की बात की, अभी मैं इनका जो खुर्रमशहर है उनका एक मिसाइल है, दैट इज मार्क 8। वो एक्सोस्फीयर में जाता है, वहां से वो स्पिन करता हुआ वापस आता है वर्टिकली और इट गोज टू मार्क 8, जिसको ऊपर आई डोंट थिंक एनी कोई उसको डिफेंस इंटरसेप्ट कर सकेगा। इसको सुपरसोनिक कहेंगे सर, इसको हाइपरसोनिक कहेंगे, मार्केट हाइपरसोनिक जी। खुर्रमशहर को आप हाइपरसोनिक, जब 5 आवाज की रफ्तार से 5 गुना से ज्यादा कोई रफ्तार हो जाती है तो उसको हाइपरसोनिक कहते हैं। ठीक। तो मेरे ख्याल में यही वजह थी कि वो G7 से ट्रंप साहब वहाँ से निकल के भागे, तो मोदी बेचारे की मुलाकात मिस हो गई। उसके बाद उन्होंने जो पहले स्टेटमेंट थी तेहरान खाली एंड वी आर गोइंग टू गो फॉर दैट एंड बंकर बस्टर, वो सारे दिखाई जा रहे थे, लेकिन अब उनकी स्टेटमेंट चेंज हो गई है। और मैं तो कहता हूँ कि कुछ पॉलिटिशियंस होते हैं, कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ स्टेट्समैन होते हैं, तो ट्रंप इन माई ओपिनियन इज स्टेटमैनशिप, इज मोर ऑफ अ स्टेटमेंट मैन, यानी वो स्टेटमेंट बनाते हैं फिर उससे वो बदल जाते हैं। सर तो देखिए उन्होंने पहली दफा ये कहा है कि उससे ज्यादा नहीं मालूम होता। जी बिल्कुल। और वो आमतौर पे आपने देखा होगा कहते हैं कि नोबडी नोज इट बेटर देन अस, नोबडी कैन डू इट बेटर देन अस। कल उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम के होते हुए कहा कि दे नो ईरान बेटर देन अस जी। तो आपने बिल्कुल सही कहा। बस मैं ये कहूंगा कि जो मीडिएशन अगर करानी है, देखिए आप मीडिएशन कराने के लिए या तो ऐसी पार्टी हो जो दोनों से बात कर सके। पाकिस्तान सिर्फ ईरान को रजामंद कर सकता है और वो पाकिस्तान अपनी एफर्ट करेगा, और लेकिन ईरान की शरात के ऊपर करेगा। हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आगे कोई स्पिल ओवर खुदा ना खास्ता होता है टू समथिंग मोर डेंजरस, जहां पे अमेरिकन आ जाते हैं या इजराइल फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है वहां पे। वो आयरन डोम में सोच नहीं सकते थे उनकी पब्लिक है कोई चीज आके उनके ऊपर गिरेगी, लेकिन अब उनका वही हशर हो रहा है जो गाजा के साथ उन्होंने किया। तो बिफोर समथिंग लाइक दैट हैपन्स, आई थिंक द सेंस शुड प्रिवेल। और कुछ इंडिकेशंस हैं, अभी ट्रंप का मूड बदल गया है कि बंकर बस्टर का अभी फैसला नहीं किया मैंने, और फिर वो 3 कंट्री जो है ईरान के साथ कल या परसों वो कर रहे हैं। तो आई थिंक ईरान हैज सरप्राइज एवरीबडी। लेकिन वही बात जो ब्रिगेडियर साहब ने भी की, आपने भी कहा, कि मैं समझता हूं कि इस वॉर के बाद हमारा वेस्टर्न फ्रंट बहुत महफूज हो जाएगा और ईरान एक अच्छा दोस्त बन के निकलेगा। क्योंकि कल जो जैसे ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर ने अलल ऐलान कहा है कि रॉ ने और मोसाद ने हमें मिल के नुकसान पहुंचाया। तो आई थिंक इंडिया के लिए, भारत के लिए हजीमत पे हजीमत हुई है। एंड अल्लाह has been very kind to us and may Allah be with us and with Iran इंशाल्लाह। और सर न सिर्फ ये कि पाकिस्तान और ईरान, बल्कि ब्रिगेडियर साहब लगता तो यह है कि जो बालादस्ती ईरान यहाँ पर दिखा रहा है, यानी पहले अरब ममालिक के सरबराहान सोचते थे कि नेतन्याहू से दोस्ती होगी तो वाइट हाउस में एंट्री मिलेगी। अब ईरान ने जो यहाँ पर अपने मसल्स दिखाए हैं, उसके बाद लगता यह है कि ईरान और सऊदी अरब भी शायद करीब आएंगे, और यकीनी तौर पर करीब आएंगे, क्योंकि
बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एक नया क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि ये जो रिफ्ट थी अरब और अजम की, ये जंग उसको भी खत्म करेगी? बिल्कुल जी, वेरी मच पॉसिबल। आप सऊदी अरेबिया ने देख रहे हैं जो स्टेटमेंट दिया है कि हम जनाब ईरान के पीछे हम खड़े हैं। कितनी बड़ी बात है। यानी कि अरब ममालिक ने, इसमें जाहिर बात है सऊदी अरेबिया का आपको पता है एक बड़ा लीडिंग रोल है। उन्होंने कोई इसराइल को अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया और वो भी अपना टाइम ले रहे हैं ये तमाम चीज सोचने के लिए और देख रहे हैं। हालांकि उन पर बड़ा प्रेशर, आपको पता ही है अमेरिकन कितना उन पर प्रेशर डाल रहे हैं हर तरीके से, लेकिन उन्होंने अभी तक इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया और वो अभी भी फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब फलस्तीन की स्टेट और वो तमाम चीजें बहाल होनी चाहिए, गजा में जो कुछ हुआ है वो मामला रिकंस्ट्रक्ट होना चाहिए वगैरह वगैरह, और कोई परमानेंट इविक्शन नहीं होनी चाहिए पैलेस्टीनियों की। तो सऊदीज जो है वो, मेरा इस वक्त तो पोजीशन ये है कि ईरान इज द लीडिंग मुस्लिम नेशन और खिते में जो कि मुज़ाहमत कर रहा है इसराइल की, ग्रेटर इसराइल की प्लान पे, जो चाहता है इसराइल की हमारी पूरी उसकी पूरी हेजेमनी हो इस खिते में, स्पेशली द मिडिल ईस्ट। ठीक, तो रास्ते में सर एक चीज और पूछना चाह रहा हूं आपसे। बिल्कुल ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि एक नया बैलेंस ऑफ पावर है और ईरान इस वक्त लीड करता नजर आ रहा है को, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने जो आज बात की है कि पाकिस्तान को खुल के ईरान के साथ खड़े होना चाहिए, सिफारती तौर पर, इखलाकी तौर पर पाकिस्तान बिल्कुल ईरान के साथ खुल के खड़ा हुआ है। अब अगर वो मिलिट्री तौर पर चाहते हैं कि वो खुल के खड़ा हो जाए तो क्या ये मौका है, क्या ऐसा करने से पाकिस्तान अमन का हिस्सा बन सकेगा? पाकिस्तान का जैसे मौक़िफ़ मैंने बयान किया कि पाकिस्तान अमन का साथी है, जंग का साथी इसमें कहीं नहीं है, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ पाकिस्तान की, और इस वक्त जो फील्ड मार्शल साहब जो इंडिकेशन दे रहे हैं, और आई एम श्योर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, हमारी टॉप मिलिट्री लीडरशिप भी बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रही है। अभी तो हमारा ईस्टर्न जो फ्रंट है इंडिया के साथ, इंडिया तो कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर तो जारी है इस वक्त। ये तो वो कह रहे हैं, वो तो इस तैयारी में कि हम पाकिस्तान से बदला लें और जो हमारी इतनी बदनामी हुई है, हमारी ह्यूमिलिएशन हुई है, किसी तरह हम पाकिस्तान पे फिर वन अप हो और दुनिया को बताएं कि, और इंडियंस के सामने भी हमारा कुछ सर जो है वो उठे। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जबकि हमारा ईस्टर्न नेबर अनरिलायबल है, होस्टाइल है, हिंदुत्व वाला, आरएसएस वाला मूडी, बुशर मूडी, तो आपके ख्याल में हम जाके एक खामखा एक ऐसी जंग में शामिल हो जाएं जो एक्चुअली हमारी जंग नहीं है। ये पाकिस्तान ने सबक सीखा माजी में, वॉर ऑन टेरर हमारी जंग नहीं थी। जनरल मुशर्रफ के दौर में हम मजबूरी में उसमें दाखिल हो गए, क्या हशर हुआ हमारा, अभी तक हम उसकी बाकियात जो है जंग की चल रही है। तो कहने का मतलब है पाकिस्तान एक तो वुड नेवर लाइक टू हैव अ रिजीम चेंज इन ईरान, क्योंकि देखें हम नहीं चाहते कि प्रो इसराइली उस माइंडसेट वाली पपेट गवर्नमेंट आए जिस तरह के इराक में हुआ था सद्दाम हुसैन को निकालने के बाद, और आज तक है उस तरह की गवर्नमेंट आए। सुन ले मेरा जुमला कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर, ईरान बॉर्डर पे इसराइली आके बैठ जाएं। हमारा इंटरेस्ट इसमें है कि बिल्कुल स्टेटस को होना चाहिए, अमन की थ्रू डायलॉग, और जो ये न्यूक्लियर के मामला हैं शुड बी ड्रॉन ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। तो मेरा ख्याल है जी सर, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, और आपकी आवाज़ रुक गई है यहाँ पर, तो हम ब्रेक के बाद आकर मज़ीद आपसी गुफ्तगू सुनते हैं। जैसा कि ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि यह हमारी जंग नहीं है, माजी में इराक़ की वॉर, शायद अफ़गानिस्तान की जंग हमारी जंग ना रही हो, लेकिन ये जंग तो ऐसी जंग है जिसमें पूरी ईसाई दुनिया, यहूदी मुल्क के साथ खड़ी हुई है। आपने जर्मन चांसलर के बयानात देखे, आपने फ्रांस के बयानात देखे, आपने बरतानिया का बाकायदा अरेबियन सी में और खलीज फ़ारस में आना देखा, आपने अमेरिका को देखा, लेकिन मुसलमान मुल्क अलग अलग खड़े हुए हैं। तो क्या ये हमारी जंग नहीं है? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। ये जो जंग हो रही है इसमें अवाम के हौसले, क्योंकि जंगें जो हैं वो अवामी हौसलों के साथ लड़ी जाती हैं, उनकी अपनी अफवाज के साथ उनकी जो डिटर्मिनेशन होती है, जो सपोर्ट होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने कई मरतबा ये मनाजिर देखे होंगे, लेकिन एक मवाजना है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आपने देखा कि जब इसराइल ने
ईरानी स्टेट टीवी के ऊपर हमला किया तो वहाँ पर जो एंकर बैठी थी वो उठकर नहीं गई, पीछे धमाके होते रहे उस वक्त तक जब तक कि मिसाइल इतना करीब नहीं गिर गया, बमबारी इतनी करीब नहीं हो गई क्या स्टूडियो में गुबार छा गया और अंधेरा हो गया। लेकिन दूसरी तरफ इस्राएली टीवी, उसके भी मनाजिर दिखाऊंगा, ये देखें, ये खातून उस वक्त तक अपनी ड्यूटी अंजाम देती रहीं, उस वक्त तक कमेंट्री करती रहीं, उस वक्त तक आपको अपनी कौम को हालात से आगाह करती रहीं जब तक बम उनके स्टूडियो की दीवारों पर नहीं गिर गया, वहाँ की लाइट्स बंद नहीं हो गई, वहाँ पर अंधेरा नहीं छा गया। वो बता रही थी कि चारों तरफ इस वक्त धमाके हो रहे हैं, उनका जो स्टूडियो उसमें गर्दो गुबार है और वहाँ पर अल्लाह अकबर की आवाज़ें आ रही हैं। और फिर थोड़ी ही देर के बाद सहर इमामी इनका नाम है, ये वापस आईं और इन्होंने अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियाँ संभाल ली। दूसरी तरफ इस्राएली टेलीविज़न अभी सिर्फ सायरन बजना शुरू हुए हैं और इस तरह से भागे हैं कि जैसे कि अभी हमला नहीं हुआ है, अभी सिर्फ सायरन बजना शुरू हुए। तो ये फ़र्क है इस वक्त ईरान और इस्राएली कौम के अंदर, और ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हमने जो अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग, 4 रोज़ की जंग देखी, उसमें सबसे अहम बात यही थी कि पूरी कौम अपनी अफवाज के पीछे खड़ी थी। गो कि हमारी अफवाज ने बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन कौम उनके साथ खड़ी हुई थी। वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू की तरफ। एयर वाइस मार्शल साहब, अभी ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया ब्रेक से पहले कि ये हमारी जंग नहीं, पराई जंग है। ठीक है, ये हमारी जंग नहीं है, लेकिन जब यह बात की जाती है कि इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान हो सकता है, तुर्की हो सकता है, इसराइल पूरी इस्लामी दुनिया, वो जो एक ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है उसमें शायद पाकिस्तान भी आता है, कुछ अरब ममालिक भी आते हैं। अगर ये मंसूबा है तो क्या ये जंग हमारी नहीं है? अगर ईरान अकेले लड़ता है लेकिन इसराइल जिसको हर तरह की सहूलत हासिल है, ईरान जो पाबंदियों में पड़ा हुआ है, इसराइल जिसको असलहा भी मिल रहा है, सिफारती सपोर्ट भी मिल रही है, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका उसके साथ खड़ा है, कनाडा उसके साथ खड़ा है, आप देखें ऑस्ट्रेलिया और दीगर जगहों से उसको सपोर्ट मिल रही है। तो पूरी जो सेहूनी दुनिया है, जो पूरी मसीही दुनिया है, वो उसके साथ खड़ी हुई है, लेकिन ईरान अकेले खड़ा हुआ है। तो हमारी जंग नहीं है ये। मैं बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं। देखिए, ये बिल्कुल हमारी जंग नहीं है कि हम इसमें प्रैक्टिकली मिलिटरीली इसके अंदर कूद जाएं। मैं अभी फिर कहूँगा कि अगर किसी मुल्क ने इन दोनों के अलावा इसमें कोई छलांग लगाई, ये रीजन में फैल जाएगी और इसका स्पिल ओवर फिर उससे भी बाहर होगा। आप देखें कि आज जब अमेरिका ने थ्रेटन किया है ईरान को ऊपर, तेहरान के ऊपर, या बंकर मास्टर मारने का उसके ऊपर, तो उसने कहाँ से सपोर्ट मिलनी है? जो इर्द गिर्द हमसाए हैं सब मुल्कों में तो उसके अड्डे हैं, अरब मुल्कों में उसके अड्डे हैं, कतर में उसके अड्डा है, बहरीन में उसके अड्डे हैं। तो खमेनाई साहब ने आज बड़ी क्लियर वार्निंग दी है कि अगर किसी ने अमेरिका को इस मसले में मदद की तो हम अमरीकी मफादात को उनके मुल्क के अंदर स्ट्राइक करेंगे। तो मेरे ख्याल में तो इससे एक रेस्ट्रेंट होगा इन मुल्कों के लिए भी। और इसका लेकिन एंड ऑफ द डे आपको मुज़ाकरात की तरफ जाना पड़ता है और जाना पड़ेगा। और जब ये होगा तो मैं समझता हूँ कि इज़राइल के साथ जितना कुछ इन्होंने कर दिया है अल्हम्दुलिल्लाह ईरान ने किया है, और आगे भी देखिए 1-2 दिन में क्या होता है कि इसके बाद इन अरब मुल्कों को थोड़ी हिम्मत आएगी कि इज़राइल से लड़ा जा सकता है। बिल्कुल, यू कैन स्टैंड अप टू इज़राइल। आपने इन मुल्कों ने जो सरेंडर किया हुआ उसके सामने, ये उनको हिम्मत मिलेगी और ये ईरान की वजह से मिलेगी। और जैसे अब सही कहा, आपने भी कहा, ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि ईरान इस वक्त मिडल ईस्ट में इस 4 दिन में पहला दिन छोड़ के दूसरे दिन छोड़ के अगले पिछले 2 दिनों में एक लीडिंग नेशन के तौर पे उभर रहा है। और हमें बिल्कुल किसी की जंग में जाने की ज़रूरत नहीं। आपने खुद कहा कि हम पहले देख चुके हैं, ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि हमने पहले 2 अमेरिका की जंगें लड़ी, उसके नतीजे में हमें क्या हासिल हुआ। लेकिन हम पूरी तरह से देखिए, मिलिटरीली के अलावा जिस तरह हम गज़ा के साथ कर रहे हैं, जो हम उनको हेल्प दे सकते हैं, डिप्लोमेटिक है, मादी है, इखलाकी है, दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, पुराने ज़माने में ब्रिगेडियर साहब को भी याद होगा कि 67 के अरब इसराइल वॉर में, 73-74 में, उसमें पाकिस्तानी पायलट्स ने जाके लड़ा वहाँ पे, क्योंकि उनके पड़ोसी लड़ रहे थे।
वो उन मुल्कों में जाके वहाँ से वो लड़े थे और उन्होंने कमोबेश 8 से 9 जहाज इजराइल के गिराए पाकिस्तानी पायलटों ने विदाउट लूजिंग एनी पाकिस्तानी पायलट। लेकिन अब चूंकि वो नहीं कर रहे हैं और उनकी भी अपनी एक, मैं समझता हूँ कि एक फियर था कि इजराइल जो है वो किसी को भी तबाह कर सकता है, और उसके क्योंकि सारा, जैसे आपने कहा, सारा यूरोप उसके साथ है, अमेरिका उसके साथ है, लेकिन अभी किसी भी मुल्क ने इंटरफेयर किया तो इसका स्पिल ओवर जो है वो रीजन से होता हुआ इल गो बियॉन्ड द रीजन। तो मेरे ख्याल में हमें हर तरह की इमदाद जो उनको हम माइनस मिलिट्री इमदाद दे सकते हैं हमें देनी चाहिए, और इंशाल्लाह ईरान विल डू वेल। ठीक। और सर, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर हमने देखी जिसमें उनके सहाफ़ियों ने बताया कि अगर अमेरिका ने B-2 बमबार तैयारे के ज़रिए हमला किया तो इसके बड़े दूररस नताइज होंगे और ये हमला उल्टा पड़ सकता है, जिसके बाद ट्रंप साहब ने कहा कि जी अखबार को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि ये अंडरस्टैंडिंग फिर अमेरिका को भी हो रही है ना कि हमारे मफादात हैं और बड़े सही बड़े ज़बरदस्त किस्म के मफादात हैं। कोई 40-45 हज़ार 50 हज़ार फ़ौजी उनके गल्फ़ के अंदर बैठे हुए हैं, और यही वजह है कि उन्होंने ईरान का इंतखाब किया। किसी और मुल्क ने उनको इजाज़त नहीं दी। अगर वो हमला करते तो उनकी तैयारियां ईरान में हो रही थी, इराक में हो रही थी, माफ़ कीजिएगा, और किसी मुल्क में नहीं हो रही थी, तो अब वो भी नहीं हो रही। तो अमेरिका को भी समझ में आ गई है कि अगर हमने कुछ किया तो फिर हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। देखिए जी, बात यह है, हमें याद रखना चाहिए कि 20 साल यूएस और नेटो फोर्सेस एक वक्त पे तकरीबन 1,40,000 यूएस ट्रुप्स थे अफगानिस्तान में। वो बड़े बदनाम जमाना डेजी कटर बॉम्ब्स, बंकर बस बॉम्ब्स कि जी पहाड़ों को वो तोड़ देते हैं, ऐसे बॉम्ब, और उन्होंने वो खौफनाक बॉम्बिंग की, तोड़ा बोरा, वो याद है आप सब भूल गए? तालिबान के खिलाफ कारपेट बॉम्बिंग की थी उन्होंने तोरा बोरा में। जी एंड में आप मुझे बताएं क्या हुआ? आज वही अफगान तालिबान जो है दे केम बैक दोहा एग्रीमेंट के बाद। उन्हीं के साथ अमेरिका ने जो है वो डायलॉग किया और हमने फैसिलिटेट किया, जो मैं पहले भी कह चुका हूँ, उनकी फेस सेविंग एग्जिट हमने उसमें बड़ा रोल अदा किया। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप एक ऐसे मुल्क में अगर आप एक फौजी एक्शन, मिलिट्री एक्शन लेते हैं, चाहे आप थ्रू एयर उसमें इंटरवेंशन करते हैं, B-2 बॉम्ब भेजते हैं, बॉम्ब भेजते हैं, B-52 भेजते हैं कि जनाब इनको बिल्कुल तबाह खत्म कर देंगे। वियतनाम को आप भूल गए, वो सीन आप भूल गए। कभी हम भूल सकते हैं कैसे साइगोन के ऊपर यूएस एम्बेसी में लास्ट हेलीकॉप्टर जब वहां से निकला था तो वो क्या सीन था? आज भी वो तस्वीर जो है वो प्रिजर्व्ड है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा मुल्क जिसमें अवाम का एक जज्बा ईमानी है, जिस तरीके से उनकी लीडरशिप और अवाम इकट्ठी होके एक बैरूनी जारियत का मुकाबला कर रहे हैं, वो उनकी जंग है, वो अवाम खड़े हो गए वहां पे और वो कहते हैं जी हम लड़ेंगे। वो कहते हैं उनके लिए मौत इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कहते हैं मौत से नहीं डरते हैं, इस्लाम इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आयतुल्लाह साहब ने कहा कि ईरान इंपॉर्टेंट नहीं है, इस्लाम इंपॉर्टेंट है, इस्लाम इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी कौम के साथ आके लड़ना, मुझे आप ये बताएं, नहायत कोई जिसको कहते हैं ना अंडर एस्टिमेशन है उस मुल्क की अवाम के जज्बा की कैपेबिलिटीज की। यही वजह है कि अब वो रियलाइज करें कि ये तो मामला उल्टा हो गया, ये तो हमने गलत लोगों को, हमने पता नहीं किस कौम को ललकार दिया। वही जुमला जो प्रेसिडेंट अयूब खान ने बोला था, मुझे आप तो सुकर नहीं थे, पैदा नहीं हुए थे। अयूब खान साहब ने 6 सितंबर की तकरीर थी, सुबह 8 बजे उन्होंने कहा था हिंदुस्तान नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है, जब 6 लाहौर पे हमला हुआ था। तो यही यहाँ पे सूरत हाल है, दे रियलाइज कि दे मेस्ड अप विद द रॉन्ग पीपल। इसी तरह अफगानिस्तान में भी यही हुआ था। तो और मैं एक और बात कह दूं, पाकिस्तान ने देखें, चाइना ने मीडिएशन कराई, बड़ी कामयाब सालिसी हुई आज से चंद हफ्ते पहले अफगान तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के दरमियान। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान बड़ी कामयाब मीडिएशन कराई थी। सो इसका यहाँ पे जो सेंसिबल माहौल है, माइंडसेट है, वो यही है कि भाई हाँ, कोई हमला करे, आप जारियत करें, मुंह तोड़ जवाब दो, जैसे हमने मई में किया। और वो अभी भी अगर दोबारा इंडिया जाएंगे तो उनको, मैं कहता हूँ, उससे डबल रिस्पॉन्स मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन वी विल स्टिल डोंट माइंड
कि ठीक है इंडिया के टेबल पे बैठता है तो हम बातचीत करने को तैयार है, और बॉर्डर के इशू, अपना दहशतगर्दी के इशू, कश्मीर के इशू, और दूसरा बात बता दूं यहाँ पे आपके प्रोग्राम की साथ साथ, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब समझते हैं कि जनाब इंडिया बढ़े, और इंडिया ने टोटल स्नप कर दिया है, उन्होंने पहले भी कहा था हम कश्मीर पे कोई मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब बताएं ट्रंप साहब क्या करेंगे? उन्होंने 4 साल पहले भी इमरान खान की गवर्नमेंट में कहा था, हमें लारा दिया था कि अब कश्मीर पे हम कुछ करेंगे, कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ अभी भी वो इतने वो का अपना माइंडसेट है मूडी का। जब तक मूडी प्राइम मिनिस्टर है, याद रखें कभी कश्मीर के ऊपर किसी किस्म का कोई डायलॉग जो है इंडियन कभी पार्टिसिपेट जो है वो नहीं करेंगे। मोदी का भी अपना माइंडसेट है, और माजरत के साथ आपकी बात कट रही है, ये ट्रम्प साहब का भी अपना माइंडसेट है। जो कुछ उन्होंने कहा वो कुछ भी नहीं हुआ, वो बैक हो गए अपने टैरिफ वाले मामले से, वो पाकिस्तान के नहीं करेंगे, घू बगू की कैफियत में पहले कह दिया आप करेंगे, फिर अब कह रहे हैं अब नहीं करेंगे, तो वो उनका भी अपना माइंडसेट है सर। तो वो भी यू टर्न के बादशाह हैं, वो भी यू टर्न के बादशाह हैं। कितने कितने दिनों में वो यू टर्न कैसे लेते हैं हम सब कुछ देख रहे हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन डीलिंग विद द अमेरिकन आल्सो, ये भी याद रखें। आपका भी का जोर था ना, ये बड़ा जबरदस्त था। ये सुने मेरी बात, मैं भी 4 साल अमेरिका में रहा हूँ इन दी एम्बेसी, तो मैं थोड़ा इन लोगों को सुनता भी हूँ, देखा भी इनको बड़ी क्लोजली। ये देखें हमने माजी में ये देखा है, हमारी बड़ी रोलर कोस्टर अप एंड डाउन टाइप रिलेशनशिप, लव एंड हेट रिलेशनशिप अमेरिका के साथ रही है। जब उनकी और हमारे मफादात कन्वर्ज करते हैं, यानी कि देयर इज अ कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, तो आप देखें कि अमेरिकी क्या उनकी बातें खिल जाती हैं, हेलो हाई शुरू हो जाता है, हमारी तारीफें सुबह शाम शुरू हो जाती है। ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, अगर हम की मदद कर सकते हैं बिल्कुल हमें मदद करनी चाहिए। सर वक्त का मैं एयर मार्शल साहब से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, और मुझसे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आके मैं पूछना चाहूँगा कि ईरान की सारी ये कितनी कामयाब रही, और जंग के लिए सिफारतकारी, और सिफारतकारी है बड़ी गहरी सिफारतकारी है, मैं आके बयान भी करता हूँ इंशाल्लाह ताला। एक ब्रेक। वेलकम बैक। और वक्त तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने बात की थी ब्रेक से जाते वक्त कि ईरान की सिफारतकारी वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट रही, और वो सिफारतकारी उसकी चीन के साथ, उसकी सिफारतकारी कोरिया के साथ, उसकी सिफारतकारी रूस के साथ, और फिर इस्लामी मुल्कों के साथ जो उसका ताल्लुक़ रहा, जो सिफारतकारी रही, और इस्लामी मुल्कों का एक उसके लिए एक नेक ख्वाहिशात का पैगाम, उसकी सपोर्ट और इसराइल की मजम्मत, ये बड़ी कामयाबी रही। फिर उसकी कामयाबी ये रही कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करता हुआ कहीं नहीं पाया गया। उसने कहा कि वो एटम बम नहीं बना रहा, तो ये साबित हुआ, IAEA ने भी साबित किया, और ख़ुद अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी साबित किया। तो ईरान ने कहीं झूठ नहीं बोला, बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान ने कहीं झूठ नहीं बोला था। तो ये बड़ी वजह है उसकी जंग में कामयाबी की भी, एक वजह ये भी है। तो फ़िलहाल इजाज़त लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।